हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 19 मई 2023 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज की सबसे महत्वपूर्ण न्यूज़ है, कानून मंत्रालय से हटाए गए रिजिजू। यहाँ पर हटाए गए शब्द का इस्तेमाल किया गया है क्योंकि इनको इनके पद से भाजपा ने हटाया है, क्योंकि वो केंद्र में इस समय सरकार में है। अब रिजिजू को जो हटाए जाने का कारण सबसे प्रमुख है क्योंकि ये न्यायपालिका को टारगेट कर रहे थे। डीवाई चंद्रचूड़ ने भी इस पर कई बार असहमति जताई थी, उसके बावजूद इनके कई ऐसे बयान आ रहे थे जो न्यायपालिका की जो प्रतिष्ठा होती है उसको धूमिल कर रहे थे। जैसे कि कोलेजियम नीति जो होती है उसको ये बार बार टारगेट कर रहे थे। आपको कई बार चैनल पर बताया गया है कि कोलेजियम नीति क्या होती है, और जैसे पहलवान का बेटा पहलवान बनेगा, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनेगा, ऐसे ही कोलेजियम नीति थी कि जिस नाम को सुप्रीम कोर्ट प्रेफरेंस के तौर पर केंद्र के पास प्रस्ताव भेजेगा, केंद्र उसको मानने के लिए बाध्य होता था। केंद्र थोड़ी सी असहमति व्यक्त करके उस नाम को वापस सुप्रीम कोर्ट को भेज सकता था, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ने उसी नाम को दोबारा केंद्र सरकार के पास भेज दिया, इसका मतलब है उस नाम पर मोहर लगनी चाहिए। तो ये जो प्रक्रिया थी पूरी, इसको लेकर किरण रिजिजू बार बार टिप्पणी कर रहे थे और यही सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है इसमें। अब उनकी जगह बने कौन हैं नए कानून मंत्री? वो बने हैं अर्जुन राम मेघवाल। अब अर्जुन राम मेघवाल को यहाँ पर कानून मंत्री बनाया गया है और यहाँ पर भाजपा ने भी जो राजस्थान में चुनाव होने वाले हैं विधानसभा के, उसको टारगेट करते हुए इन्हें बनाया है कानून मंत्री। अब न्यूज़ पेपर में जो है वो थोड़ा बहुत देख लेते हैं हम कि लंबे समय से केंद्रीय कैबिनेट में फेरबदल को लेकर चल रही अटकलों के बीच गुरुवार को सरकार ने केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू को वहां से हटाकर पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंप दी है। उनकी जगह राजस्थान से आने वाले दलित नेता व पूर्व नौकरशाह अर्जुन राम मेघवाल को कानून मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार दिया गया है। इस वजह से कानून मंत्रालय के राज्य मंत्री SP सिंह बघेल को भी वहां से हटाकर स्वास्थ्य मंत्रालय भेज दिया गया है। रिजिजू को वहां से हटाए जाने के पीछे के कारणों पर अलग अलग अटकलें शुरू हो गई हैं। मुख्य कारण तो न्यायपालिका के साथ रिजिजू की जुबानी जंग और तीखे बयानों को माना जा रहा है। वहीं एक अटकल यह भी है कि सरकार विधायी स्तर पर कुछ गंभीर काम करना चाहती है और इसके लिए मेघवाल जैसे अनुभवी व्यक्ति को पसंद किया गया है। वैसे भी इस मंत्रालय की स्वतंत्र जिम्मेदारी मिलने के बाद मेघवाल का कद बढ़ेगा, जो राजस्थान के आगामी चुनाव में काम आ सकता है। जिम्मेदारी संभालने के साथ ही मेघवाल ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि सरकार और न्यायपालिका में अच्छे संबंध हैं और उनकी कोशिश रहेगी कि सबको न्याय मिले। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं कि बंगाल में जिस तरीके से द केरला स्टोरी के प्रदर्शन पर रोक लगी हुई थी, अब उस रोक को हटा दिया गया है, यानी कि प्रदर्शन अब वहाँ पर भी द केरला स्टोरी का होगा। अब दूसरी नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। हम लगभग 4-5 दिन से इस न्यूज़ को देख रहे थे। 13 तारीख के बाद से जब रिजल्ट आ गए थे, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनेगी। अब इस पर मोहर भी लग गई है। सिद्धरमैया कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री होंगे, वहीं DK शिवकुमार उप मुख्यमंत्री होंगे। कांग्रेस ने 5 दिनों तक चली सियासी मंत्रणाओं और रसाकसी के दौर के बाद अंततः वरिष्ठ नेता सिद्धरमैया को कर्नाटक का मुख्यमंत्री बनाने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री की दौड़ में फिलहाल सिद्धरमैया से पीछे रहने के बावजूद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष DK शिवकुमार ने राज्य के उप मुख्यमंत्री के तौर पर नंबर 2 की जगह सुनिश्चित करने के साथ भविष्य में सत्ता का सिरमौर हासिल करने का अपना आधार मजबूत कर लिया है। यही नहीं, वह लोकसभा चुनाव तक प्रदेश अध्यक्ष भी बने रहेंगे। कर्नाटक में नई सरकार का स्वरूप तय होने के बाद बेंगलुरु में गुरुवार शाम कांग्रेस विधायक दल की बैठक में सिद्धरमैया को नेता चुनने की औपचारिकता पूरी की गई। अब शनिवार यानी कि 20 मई को सिद्धरमैया मुख्यमंत्री तो शिवकुमार उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उनके साथ कई मंत्रियों को भी शपथ दिलाई जाएगी। कांग्रेस ने इस शपथ ग्रहण समारोह को विपक्षी एकता का जमावड़ा बनाने के लिए विपक्ष के तमाम दिग्गज नेताओं को इसमें शामिल होने का न्योता भी भेजा है। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं।
प्रधानमंत्री नए संसद भवन का 28 मई को करेंगे उद्घाटन। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को संसद के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन करेंगे। संसद के नवनिर्मित भवन का निर्माण कार्य पूरा होने के बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने गुरुवार को प्रधानमंत्री मोदी से भेंट कर उनसे इसका उद्घाटन करने का आग्रह किया था। लोकसभा तथा राज्यसभा ने 5 अगस्त 2019 को सरकार से संसद के नए भवन निर्माण के लिए आग्रह किया था। इसके बाद 10 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संसद के नए भवन का शिलान्यास किया गया। संसद के नवनिर्मित भवन को गुणवत्ता के साथ रिकॉर्ड समय में तैयार किया गया है। लोकसभा सचिवालय की ओर से गुरुवार को जारी बयान के अनुसार अब संसद का नवनिर्मित भवन, जहां एक ओर भारत की गौरवशाली लोकतांत्रिक परंपराओं एवं संवैधानिक मूल्यों को और अधिक समृद्ध करने का कार्य करेगा, वहीं अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त इस भवन में सदस्यों को अपने कार्यों को और बेहतर तरीके से निष्पादित करने में सहायता मिलेगी। चलिए अब नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है, आज़ादी के बाद धरोहरों को संरक्षित करने के बहुत कम हुए प्रयास। अब यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संग्रहालयों की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि इससे हमें एक ओर अतीत से प्रेरणा मिलती है तो दूसरी ओर भविष्य के प्रति अपने कर्तव्यों का बोध भी होता है। यह बात अलग है कि आज़ादी के बाद धरोहरों को संरक्षित करने के लिए जो प्रयास होने चाहिए वो नहीं हुए। हालांकि आज़ादी के अमृत महोत्सव में देश अब अपनी धरोहरों को सहेजने के लिए तेजी से काम कर रहा है। आने वाले दिनों में भारत संग्रहालय की दुनिया में एक बड़ी भूमिका निभाएगा, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है, ये नरेंद्र मोदी जी ने बोला। इस दौरान उन्होंने देश में महात्मा गांधी, सरदार पटेल की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, डॉक्टर अंबेडकर से जुड़े पंचतीर्थ का निर्माण, प्रधानमंत्री संग्रहालय और आदिवासियों के लिए देश में बनाए गए संग्रहालयों का जिक्र किया। प्रधानमंत्री मोदी गुरुवार को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के मौके पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 के शुभारंभ के मौके पर लोगों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने गुलामी के सैकड़ों वर्ष लंबे कालखंड की याद दिलाई, जिसमें बड़े पैमाने पर लिखित और अलिखित धरोहरों को नष्ट किया गया था। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ है, विश्वविद्यालयों से जुड़े 300 छात्र अब थामेंगे एनईपी को आगे बढ़ाने का झंडा। विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों में नई शिक्षा नीति के तहत होने वाले बदलावों और उसे आगे बढ़ाने का जिम्मा अब उनमें पढ़ने वाले छात्रों का भी मिलेगा। यूजीसी ने एनईपी सारथी नाम से एक नया अभियान शुरू किया है। इसके तहत देश भर के उच्च शिक्षण संस्थानों से करीब 300 ऐसे छात्रों को चयनित किया जाएगा जो उच्च शिक्षण संस्थानों में घूम घूम कर छात्रों को नीति के तहत होने वाले बदलाव और इससे मिलने वाले फायदों की जानकारी देंगे। यह देश भर में एनईपी को आगे बढ़ाने के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में काम करेंगे। यूजीसी के चेयरमैन प्रोफेसर एम जगदीश कुमार के अनुसार एनईपी सारथी के तहत देश भर के विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों ने 3 छात्रों के नाम मांगे हैं। इसके बाद उनमें से 300 प्रतिभाशाली छात्रों का चयन एनईपी सारथी के लिए किया जाएगा। ये छात्र संस्था में किसी भी भविष्य को पढ़ने वाले हो सकते हैं और इसके लिए मई 2023 से ही नामांकन शुरू हो जाएगा, जबकि इसकी अंतिम तारीख जून 2023 तक होगी। यूजीसी चेयरमैन के अनुसार एनईपी सारथी के लिए चयनित छात्रों का ऐलान जुलाई तक कर दिया जाएगा। इस दौरान चयनित छात्रों को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। इसके बाद वह परिसर में जाकर एनईपी को आगे बढ़ाने का झंडा थामेंगे। मौजूदा समय में देश में करीब 1100 विश्वविद्यालय और 40,000 से ज़्यादा उच्च शिक्षण संस्थान हैं। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। राष्ट्रीय दुर्लभ रोग नीति लागू करने के लिए 5 सदस्यीय कमेटी गठित। असाध्य बीमारी से जूझ रहे बच्चों के इलाज व दवाओं की खरीद के साथ ही राष्ट्रीय दुर्लभ रोग नीति के क्रियान्वयन के लिए दिल्ली हाई कोर्ट ने 5 सदस्यीय समिति का गठन किया है। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह की पीठ ने कहा कि कमेटी के सदस्य स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के सचिव या उनके द्वारा नामांकित कोई व्यक्ति, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के महानिदेशक, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के साथ साथ एम्स के डॉक्टर मधुलिका काबरा और डॉक्टर निखिल टंडन होंगे। पीठ ने आदेश दिया है कि कमेटी की पहली बैठक 21 मई से पहले की जाए। अगली सुनवाई 29 मई को
होगी। असाध्य बीमारियों से जूझ रहे बच्चों की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए पीठ ने यह आदेश दिया है। पीठ ने कहा कि चिकित्सा समुदाय, उपचार प्रदाताओं और सरकारी एजेंसियों के बीच समन्वय के संबंध में तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है बिजनेस पेज से, और इसमें हम दुकान के बाहर जीएसटी नंबर का प्रदर्शन जरूरी। जीएसटी नेटवर्क पोर्टल पर पंजीकृत कारोबारियों के लिए दुकान, औद्योगिक इकाई या फिर अपने कार्यालय के बाहर बोर्ड पर जीएसटी नंबर प्रदर्शित करना अनिवार्य है। ऐसा नहीं करने पर कारोबारी से 50,000 रुपये तक का जुर्माना वसूला जा सकता है। 16 मई से केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड की तरफ से जीएसटी सत्यापन के लिए सघन अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत सीबीआईसी के अधिकारी सभी कारोबारी से जीएसटी नंबर प्रदर्शित करने के नियम को सख्ती से लागू करने की हिदायत दे रहे हैं। जानकारों का कहना है कि इस अभियान की मदद से जीएसटी कलेक्शन बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। चार्टर्ड अकाउंटेंट एवं जीएसटी एक्सपर्ट प्रवीण शर्मा ने बताया कि कारोबारियों को अपने परिसर में टंगे साइन बोर्ड में जीएसटी नंबर, मोबाइल नंबर, पता व ईमेल आईडी साफ साफ अक्षरों में लिखा होना चाहिए। दिए गए मोबाइल नंबर पर जीएसटी नंबर लेने वाले फर्म के मालिक से संपर्क भी होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जीएसटी नंबर के प्रदर्शन को अनिवार्य करने से कंपोजिट स्कीम में शामिल सर्विस सेक्टर के कारोबारी ग्राहकों से फर्जी तरीके से जीएसटी नहीं वसूल सकेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। क्रेडिट कार्ड से विदेश में खर्च पर लगेगा 20% टीसीएस। विदेश यात्रा के दौरान अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड से खर्च करने पर आगामी 1 जुलाई से 20% टीसीएस यानी कि टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स का भुगतान करना होगा। वहीं गत 16 मई से क्रेडिट कार्ड से विदेश में होने वाले भुगतान को लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम में शामिल कर लिया गया है, जिसके चलते अब विदेश में क्रेडिट कार्ड से एक वित्त वर्ष में $2.5 लाख से अधिक खर्च नहीं किया जा सकेगा। इस सीमा से अधिक खर्च करने के लिए आरबीआई से इजाज़त लेनी होगी। वित्त मंत्रालय की तरफ से इस संबंध में 16 मई को अधिसूचना जारी की गई। वर्तमान में विदेश में एलआरएस के तहत 7 लाख रुपए से अधिक खर्च करने पर 5% का टीसीएस लगता है। नेक्स्ट न्यूज़ है G7 देशों के नेता पहुंचे हिरोशिमा, यूक्रेन युद्ध पर होगी मुख्य चर्चा। विकसित देशों के समूह G7 के नेता गुरुवार को जापान के हिरोशिमा शहर पहुंच गए। यह वही शहर है जहां द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने परमाणु हमला किया था और उसमें 1,40,000 लोग मारे गए थे। इस शहर में शुक्रवार से शुरू होने वाले 3 दिवसीय G7 शिखर सम्मेलन में चर्चा का मुख्य बिंदु यूक्रेन युद्ध के रहने के आसार से होगा। इसमें रूस पर प्रतिबंधों को और बढ़ाने की घोषणा भी हो सकती है। सम्मेलन के 3 सत्रों में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हिस्सा लेंगे। G7 देशों के समूह में आपको पता होगा कि अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस, जर्मनी, जापान, कनाडा और इटली हैं। अब इसमें मेजबान के रूप में जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने गुरुवार को अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात कर कूटनीति का औपचारिक सिलसिला शुरू कर दिया। उन्होंने कहा, जापान और अमेरिका का गठबंधन हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और सुरक्षा का आधार है। जवाब में बाइडेन ने कहा कि जब हम साथ खड़े रहेंगे तो मजबूत ताकत बने रहेंगे और पूरा विश्व सुरक्षित रहेगा। इससे पहले बाइडेन का एयरफोर्स 1 विमान तेज बारिश के बीच नज़दीक के इवाकुनु स्थित अमेरिकी मरीन कॉर्प्स के अड्डे पर उतरा। अब जापान में होगी क्वाड की बैठक। जापान के शहर हिरोशिमा में 20 मई से शुरू हो रहे G7 देशों की बैठक में रूस के खिलाफ प्रतिबंध लगाने को लेकर नई कोशिश होगी और साथ ही संगठन की तरफ से जारी होने वाले संयुक्त बयान में रूस के खिलाफ जमकर बयानबाजी होने की तैयारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए हिरोशिमा 19 मई को पहुंच रहे हैं, लेकिन वह रूस के खिलाफ G7 देशों की किसी कोशिश का हिस्सा नहीं बनेंगे। वैसे G7 देशों की तरफ से चीन के आक्रामक रवैये के खिलाफ भी बयान जारी होने की संभावना है, लेकिन भारत की मंशा इससे भी दूर रहने की ही होगी। हालांकि हिरोशिमा में ही क्वाड यानी कि भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शिखर बैठक होने जा रही है और इसमें प्रधानमंत्री मोदी हिस्सा लेंगे। चलिए, तो ये आज का
19 मई 2023 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।